नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताप्ती कोचिंग क्लास में। दोस्तों आज मैं एमपीपीएससी के लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले हम एक देखते हैं बहुत ज़बरदस्त कोटेशन। क्या लिखा है दोस्तों, देखिए। हारने से कभी मत डरना। क्या लिखा हुआ है? हारने से कभी मत डरना क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हारने से कभी मत डरना क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। या तो आप जीतेंगे, क्या करेंगे, आप जीतेंगे या सीखेंगे। बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, क्योंकि आप यदि किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, है ना, कोई भी, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, एक तो आप जीतेंगे या आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है ना। एक तो राजभाषा को अपनाने की प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया है। चलिए तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 345, 343, 344 या 346। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 343। क्या हो जाएगा? 343 में राजभाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है दोस्तों। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। और लिपि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी? देवनागरी लिपि। कौन सी हो जाएगी आपकी? देवनागरी लिपि। चलिए इसके बाद में देखो दोस्तों, ये आर्टिकल 345 भी क्या बोलता है? 345 बोलता है कि विधानमंडल को, किसी भी राज्य के विधानमंडल को यह मतलब अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है कि वो अपनी जो राजभाषा है उसको क्या कर सकता है? एक या एक से अधिक रख सकता है ना। तो ये उसको क्या है? अधिकार है, ठीक है। तो किसी स्टेट की राजभाषा हिंदी हो सकती है, किसी की तमिल हो सकती है, किसी की इंग्लिश हो सकती है, जैसे नागालैंड की इंग्लिश है, अंग्रेजी है ना। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं वो अपने विधानमंडल के हिसाब से क्या है वो राजभाषा को अलग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि हम 344 की बात करें तो 344 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, यदि राजभाषा के लिए क्या कर सकते हैं, एक आयोग का गठन कर सकते हैं ना, जिसमें उससे संबंधित सलाह देने का काम किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा क्या है, एक आयोग की नियुक्ति की जा सकती है ना। चलिए ठीक है। इसके बाद में 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? क्या देखना है? सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है। तो किस संभाग में हुई है? शहडोल में। कौन सा है आपका? शहडोल। शहडोल में है सबसे कम। क्या हो जाएगा आपका? शहडोल में सबसे कम जो है क्या है? 10 की वृद्धि दर हुई है। और शहडोल आपको कहाँ मिलेगा? ये देखिए शहडोल जो है, ये है शहडोल आपका, है ना। ये क्या है? शहडोल है, ठीक है। और सर्वाधिक कमी हुई है, किसकी कमी की बता रहे हैं अपन, है ना, संभाग में। और सबसे यदि कमी की जगह इसको बोल दूँ, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए 10 की वृद्धि दर, तो ये हुए है रीवा में। कौन सा है? रीवा संभाग में, ठीक है। तो 10 की वृद्धि दर मतलब 10 साल में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? तो कमी कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा? शहडोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया है ना। तो कुल मिला के ये है कि भारत सरकार ने 1935 के जो अनुदेश पत्र था, 1935 का जो एक्ट था, उसके अंतर्गत किसे 1950 में भारतीय संविधान में अपन ने लिया गया है। तो किसको लिया गया है? चलिए देखते हैं। ये आपने लिया है किसको? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसको? राज्य के नीति निर्देशक, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, है ना। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, है ना। भाग 4 में क्या है आपके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से कितने तक के हैं? 51। आर्टिकल 36 से कितने हैं आपके? 51 तक के, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। वर्ष के चौथे, है ना, क्या है क्वेश्चन? वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन, कौन सा? यूएस ओपन 2019 के पुरुष एकल में खिताब किसने जीता है? किसने जीता है ये बताना है, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल। क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राफेल नडाल,
ठीक है। देखिए दोस्तों राफेल नडाल साहब ये है ना, इनका तस्वीर देखिए, ये खेल रहे हैं टेनिस, इसको क्या बोलते हैं टेनिस, ठीक है। और ये जो टेनिस टूर्नामेंट है वो कितने हैं आपके, कितने टूर्नामेंट हो जाएंगे आपके, 4 है, कितने हैं, 4 है। चलिए इसको भी देख लेते हैं 4 कौन कौन से हो जाएगा। ये देखिए आपका एक विंबलडन है, यूएस ओपन है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है और एक पेरिस है। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे, देखो पहले तो याद करने के लिए, और इसका क्रम भी आता है, जैसे आपका फर्स्ट नंबर पे ए से हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, एफ से हो जाएगा आपका फ्रेंच, ठीक है, फिर वी से हो जाएगा आपका विंबलडन, ठीक है, विंबलडन, इसको डब्ल्यू विंबलडन, और फिर हो जाएगा आपका कौन सा, यूएस ओपन, है ना, यूएस ओपन। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो जनवरी फरवरी में होता है वो कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच होगा, फिर कौन सा होगा, विंबलडन होगा, और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा आपका यूएस ओपन। जो ये यूएस ओपन की बात है, अभी ये यूएस ओपन सबसे लास्ट में दिसंबर वगैरह में हो रहा है यूएस ओपन। तो इसमें कौन जीता है, राफेल नडाल साहब, ठीक है। कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है, क्या बताना है आपको, बैंकिंग से संबंधित वर्ड नहीं है। तो देखो दोस्तों एसएलआर क्या होता है आपका, सैचुरेशन लिक्विड रेशियो है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी बैंक है उनके पास में कितना अमाउंट वो रखते हैं, मतलब उनको एक अमाउंट रखना पड़ता है आरबीआई के मतलब गाइडलाइन के हिसाब से, तो वो उतना अमाउंट क्या करते हैं, रखते हैं अपने पास में, ठीक है, और उसको बोलते हैं हम एसएलआर, ठीक है। इसके बाद में होता है सावधि जमा, ये भी बैंकिंग टर्म है, सीआरआर है ना, कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है ये, कैश रिजर्व रेशियो। इतना जो रेशियो है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि ये जो अमाउंट है वो किसके पास में रहेगा, आरबीआई के पास में रहेगा, किसके पास में रहेगा, आरबीआई के पास में रहेगा। आरबीआई क्यों रखती है, ताकि इमरजेंसी में यदि बैंक को कुछ हो जाए, फ्रॉड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उतना पैसा क्या रखना पड़ता है आरबीआई के पास में। जो बैंक है, जैसे सपोज एसबीआई का उदाहरण लेते, तो एसबीआई सीआरआर का रूप में क्या है, कुछ अमाउंट कहाँ रखेगी, आरबीआई के पास में रखेगी, है ना। और एसएलआर क्या होता है, ये बैंक खुद अपने पास में रखता है ना, लेकिन किसके रूप में, गोल्ड के रूप में रख सकता है ना, गोल्ड के रूप में रख सकता है, और क्या रख सकता है, आपके फॉरेन जो रहता है डॉलर वॉलर के रूप में रख सकता है ना, कुछ बॉन्ड के रूप में रख सकता है, इस टाइप से अपने पास में रखना होता है। और बचा कुचा जो अमाउंट है फिर उससे क्या होता है, वो बैंक को चलाते हैं, ठीक है। और ये देखिए टर्मिनोलॉजी इसमें हमने पूछा था कि नहीं है, नहीं बताना है कौन सा टर्म नहीं है, तो वो ये टर्म नहीं है, NEER क्या हो जाता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कौन सा हो जाए, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं, ठीक है। ये मुद्रा की एक अन्य देश की मुद्रा के साथ में तुलना करता है और कुछ नहीं है ना। तो ये बैंकिंग टर्म नहीं है, क्या है बैंकिंग टर्म, एसएलआर है, सीआरआर है, सावधि जमा है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्या कब हुई थी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 2007 में, कब की गई थी, 2007 में, है ना। ये देखिए NCPCR है ना, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, है ना, ये कब किया गया था, 2007 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी 2020 में मध्य प्रदेश कुश्ती एकेडमी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, कब, गुवाहाटी वाले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसमें। तो इसमें मध्य प्रदेश के कुश्ती एकेडमी में जीता है ये प्रियांशी प्रजापति ने, किसने, प्रियांशी प्रजापति ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, ये प्रियांशी प्रजापति ने जो है वो क्या जीता है, कुश्ती में, कहाँ जीता है, कुश्ती में जीतना है, और क्या जीता है, स्वर्ण पदक, है ना, गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर, गुवाहाटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके संसार में सबसे व्यस्त, सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है, तो संसार में, है ना, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा है, तो सबसे समुद्र मार्ग कौन सा हो जाएगा आपका, चलिए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा, ये नॉर्थ अमेरिका है मान लो, और ये साउथ अमेरिका है, और इधर साइड में ये यूरोप वाला कंट्री हो जाएगा, ये आपका यूरोप, ये एशिया, है ना, ये अफ्रीका। तो ये जो यहाँ पर होता है इस टाइप से जो एस आकार का है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ पर जो है वो कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग है। तो ये जो यूरोपियन कंट्री है और ये जो नॉर्थ वाले कंट्री है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्या होता है, मार्ग व्यस्त चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है ना, कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो आपका मालाबार तट पर पाई जाती है, कोरोमंडल तट में पाई जाती है, बुंदेलखंड में पाई जाती है, बघेलखंड में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मालाबार तट में, कौन सा हो जाएगा आपका,
मालाबार तट में, ठीक है। कहाँ पर, ये देखो ये रेड जो है, ये जो मिट्टी है ये पूरे आपको रेड दिख रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी, लेटराइट मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। ये मालाबार तट में। यदि हम इसकी बात एमपी में पूछा रहता है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी कहाँ पर होती है, तो ये मिल जाएगी आपको कहाँ पर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। कहाँ पर, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। लेकिन इन्होंने सिर्फ लेटराइट पूछा, तो ये मालाबार तट में, ठीक है। चलो ये जो मिट्टी है बनती कैसे है, चलो इसको देख लेते हैं कि ये मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको ये जो मिट्टी जो है कैसे बनेगी, जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, धूप होगी मतलब टेम्परेचर हाई होगा, और प्लस आर्द्रता ज़्यादा होगी मतलब बारिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा बारिश ज़्यादा धूप, है ना। इसके कारण क्या हो जाती है, ये मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें किसकी मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, आयरन और सिलिका की मात्रा किसमें होगी, दो चीज़ों की मात्रा होगी इसमें, आयरन और सिलिका, है ना, ये दो चीज़ों की मात्रा होगी। आयरन और सिलिका से, आयरन से आप जानते हैं कि आयरन ऑक्साइड के कारण जो है वो क्या हो जाता है, कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, इसके कारण ये मिट्टी कैसी है, रेड दिखती है। तो आयरन और सिलिका के कारण ये मिट्टी कैसे हो जाएगी आपकी, रेड हो जाएगी, ठीक है। और ये बनती कैसे है, जब बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा नमी हो, ऐसी जगह पर वो क्या है, बनती है, थोड़े से दलदली वाली क्षेत्र में। तो ये हो जाएगी आपकी लेटराइट मिट्टी, जो कहाँ, मालाबार तट केरल में मिलेगा। कहाँ पर, केरल, ठीक है। और यदि एमपी की बात की जाए तो कहाँ पर होगा, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है, किसका, वन क्षेत्र का, किसका, आप देख रहे हैं वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा का उच्चतम अनुपात है, वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा, वन क्षेत्र आपका हो जाएगा सिक्किम में, है ना, कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में। चलिए भारतीय राज्यों में किसमें एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। ये है सिक्किम, ये आप देख रहे हैं सिक्किम, और ये जो पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरा क्या है, वन है, मतलब उच्चतम अनुपात है ना, अनुपात मतलब रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। इसका एक और देखते हैं हम, ये देखो ये 90% लगभग यहाँ पर क्या है, वन है, ये देख रहे हो। अब मिजोरम, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, मेघालय। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाएगा आपका, मिजोरम में आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा वन का क्या है, प्रतिशत मिलेगा, है ना, 1% प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाएगा आपका, मिजोरम में। फिर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन दोस्तों यदि यूटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, लक्षद्वीप में, है ना, यूनाइटेड टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में, सॉरी। तो देखिए यदि सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश सबसे आगे, है ना, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो। और यदि हम किसकी बात करें, यदि अनुपात की बात करें या परसेंटेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। स्थल रुद्ध मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री, कौन सा हो जाएगा आपका, लैंड लॉक, है ना, कंट्री, इसकी बात कर रहे हैं ना, कंट्री। तो ये लैंड लॉक कंट्री ऐसा होता है जिसकी सीमा जो है, जिस देश की सीमा चारों ओर से क्या है, स्थल से घिरी हुई, है ना, लैंड से, है ना, भूमि से, है ना, और उसके आसपास में क्या है, समुद्र नहीं होना चाहिए, मतलब उसका समुद्र सीमा से नहीं जुड़ना चाहिए, कुल मिला के वो क्या रहा है, स्थल से घिरा होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये है बोलिविया देश, कौन सा है, ये बोलिविया है, जो कहाँ पर है आपका, दक्षिण अमेरिका में, है ना, ब्राज़ील है, फिर इसके बाद में इधर साइड में पेरू है, इधर चिली है, अर्जेंटीना है, और क्या है, पराग्वे। तो अब देखो दोस्तों, ब्राज़ील, पेरू, ये सब, ये पेरू जो है, चिली, ये क्या है, समुद्र से जुड़ा हुआ है ना, ये पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ, साउथ पैसिफिक ओशियन, है ना। लेकिन ये जो बोलिविया देश है वो किससे जुड़ा है, किसी से जुड़ा है क्या, समुद्र से जुड़ा है क्या, नहीं, पूरे चारों तरफ देखेंगे आप, इसको क्या है, भूमि मिलेगी, इसलिए ये कौन सा देश हो जाएगा आपका, बोलिविया हो जाएगा। कौन सा आंसर दोस्तों, बोलिविया, है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसके बाद में पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था आपका, सिक्के जारी किया था उसने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, किसने, चंद्रगुप्त ने। चालू किसने किया था, चंद्रगुप्त ने, है ना, चालू किया था सिक्का, ठीक है, चंद्रगुप्त ने चालू किया था। और ये देखिए आपने, ये इस टाइप के जो है सिक्के जो किसने चालू किए थे, चंद्रगुप्त ने सिक्के चालू किए थे। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था, श्रीगुप्त था, कौन, श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। लेकिन यदि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएगा आपका, चंद्रगुप्त हो जाएगा। और सर्वप्रथम सिक्के चलाने वाला भी कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत के पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय है ना? पश्चिमी केंद्रीय रेलवे जोन का क्या हो जाएगा? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। कौन सा हो जाएगा? WCR। कौन सा हो जाएगा आपका? WCR, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ये हो जाएगा आपका जबलपुर। कौन सा होगा? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। ये देखिए पश्चिम मध्य रेलवे है ना, क्या हो जाएगा? पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, मध्य यानी केंद्रीय और रेलवे। चलिए आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट के भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? निम्न में से किस घटना, ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि जो सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया? तो प्रेरित करने के लिए क्या था? क्या प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध या सिपाही? देखो सिपाही युद्ध। उस समय क्या हुआ था? मंगल पांडे है ना, इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था है ना। जो राइफल थी उसमें क्या है, जो चर्बी वाले कारतूस भरने के कारण। तो यहाँ से क्या हुआ था, इनको जो इंग्लैंड के सम्राट को क्या लगा था कि भैया अब क्या है कि कुछ परिस्थिति ऐसी क्या गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, जो है अपने अधीन में करने के लिए। इससे पहले में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन इसके बाद में क्या हो गया? 1858 का जो एक्ट था, इसमें क्या कर दिया? 1858 के एक्ट में इन्होंने क्या कर दिया? 1858 से पूरा जो अपने अधीन ले लिया था। मतलब अब किसके? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में क्या चला गया था? पूरा भारत चला गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिपाही विद्रोह के कारण उनको ऐसा लगा है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सिपाही विद्रोह। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1700 कब हुआ था? 57 में। ठीक है, 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कब हुआ? ये 57 हुआ 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, 1757 में कौन था? आपके कैनिंग साहब थे। ठीक है, और 64 में हेक्टर मुनरो के द्वारा हुआ था है ना, बक्सर का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं? क्या बोला था उन्होंने कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ठीक है, गांधी जी मर सकते हैं मतलब गांधी मर सकता है, उन्होंने खुद ने कहा था कि बोले गांधी मर सकता है लेकिन क्या है? गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये सेंटेंस उन्होंने कहाँ बोला था? किस अधिवेशन में बोला था? कांग्रेस के अधिवेशन में बोला था। तो ये सभी कांग्रेस के अधिवेशन है, इसमें बोला था उन्होंने कराची अधिवेशन में। कहाँ पर बोला था? कराची अधिवेशन है ना। तो कांग्रेस की बात की जाए तो 1885 से क्या है? कांग्रेस चालू हुई थी, कांग्रेस के अधिवेशन स्टार्ट हुए थे है ना। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश बनर्जी, WC बनर्जी है ना। और ए ने इसको चालू किया था। तो कराची अधिवेशन 1931 में क्या है? उन्होंने गांधी जी ने जैसा बोला था। और अभी आज हम वर्तमान में देखें तो गांधीवाद जो है हमेशा बना हुआ है और अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो 1931 में इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने? सरदार वल्लभ भाई ने पटेल जो है, पटेल साहब जो है, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी। इसमें क्या की थी? पहली बार अध्यक्षता की और अंतिम बार की, सिर्फ एक ही बार। और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्होंने इस अधिवेशन में मूल अधिकार की बात की थी। किसकी बात की थी? मूल अधिकार की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जो आज कितने हैं? भाग 3 में है मूल अधिकार, जो 12 से लेके कितने हैं आपके? 35 तक के। तो मूल अधिकारों के बारे में बात की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा भी जाता है कि जो कराची अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल साहब थे। और क्या पूछ सकता है इसमें कि इसमें क्या हुआ था? तो मूल अधिकार के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल? चलो इसको देखते हैं। ये है आपका, ये दिख रहा है आपको, ये है मलखम। कौन सा हो जाएगा आपका? मलखम। ठीक है, मलखम में आप देख रहे होंगे कि एक के ऊपर ये एक डंडा टाइप का होता है और उसी के सहारे सभी लोग जो है वो क्या करते हैं, वो मतलब स्पोर्ट्स है एक प्रकार से, ये क्रिया करते हैं। तो इसको बोलते हैं मलखम। ठीक है, और मलखम जो है वो कब स्टार्ट किया था? 2013 में है ना। कब किया था? 2013 में हमने इसको क्या बनाया था? अपना मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाया था। ठीक है, राजकीय खेल बनाया था। और इसी के लिए हम सबसे पहले पुरस्कार कौन सा चालू किया मलखम्ब के लिए? प्रभाष जोशी। कौन सा? आप याद रखेंगे इसको, प्रभाष जोशी अवार्ड। ठीक है, प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है किसके लिए? मलखम्ब में दिया जाता है ना। मलखम्ब के लिए क्या है? प्रभाष जोशी अवार्ड। कब दिया जाता है? 2013 में स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है ना। राष्ट्रकूटों का आपको योगदान बताना है, राष्ट्रकूट शासक है ना। तो राष्ट्रकूट में क्या हुआ था आप बताएंगे। क्या कैलाश मंदिर बनाया था इन्होंने। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना जो तथा कैलाश मंदिर बनाया था। जैनवाद का संरक्षण किया था यह विजय है ना। तो इसमें देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा आपका क्या, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा है ना। कौन थे पहले, पंपा, पोन्ना और राणा है ना। ये 3 कवियों ने, तीनों कवियों के बारे में फेमस है ना। इनको बोला भी जाता है, क्या बोला जाता है बताइए क्या बोलना। तीनों कवियों का त्रिरत्न बोला जाता है, तीनों को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है जो साहित्य के क्षेत्र में यानी राष्ट्रकूटों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया था। और एक बहुत ज़्यादा फेमस है वो है कैलाश मंदिर है ना, एलोरा का। कहाँ का, एलोरा का कैलाश मंदिर। चलिए इसका मैं आपको चित्र बताता हूँ। ये देखिए, ये देखो कैलाश मंदिर है ना। ये दोस्तों कैलाश मंदिर जो है वो एकास्मक पत्थर से बनाया गया। ये आपको देख रहे हैं एक ही चट्टान है, इसी को क्या है काट कर क्या बनाया गया है, जो ये कैलाश मंदिर बनाया है इसको एकास्मक बोलते हैं, मतलब एक ही पत्थर के द्वारा निर्मित है। तो ये एलोरा जो है, एलोरा मंदिर के नाम से कैलाश मंदिर जो कहाँ है, एलोरा। और कहाँ पर ये पड़ेगा आपको, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन साहित्य के बारे में, जैन के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। पहला, अद्यतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है जिसे अर्धमागधी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ ए, मतलब जैन के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में इसको बोला जाता है ना। पाली भाषा का संबंध इनसे नहीं था। पाली भाषा का संबंध किससे था, बौद्ध लोगों से। किससे था, बौद्ध, ठीक है। बौद्ध जो है गौतम बुद्ध जी है वो उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। जबकि महावीर जैन से न ये जो जैन साहब है महावीर जैन, इन्होंने जो है वो किसका प्रयोग किया था, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। किसका, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। और जो ये आगम लिखे भी गए वो किस में लिखे गए, प्राकृत भाषा में। ये इसमें क्या किया, जो महावीर जी है जिन्होंने उपदेश है उनका क्या किया है, संकलन किया है। किसमें, आगम में, ठीक है। आगम में संकलन किया गया महावीर जी के। और किस भाषा में किया है, प्राकृत भाषा में है ना। और पाली भाषा में किसका है, बौद्ध जी का है। तो यहाँ पाली भाषा का प्रयोग किया है जैन ग्रंथ में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही सेंटेंस इसका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो सतना में स्थित सीमेंट कारखाना है ना, सतना में, सतना तरफ में सीमेंट ज़्यादा होता है ना, सतना मैयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा है आपका, बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा में क्या किया गया है, यहाँ पर इसको स्टेबलाइज किया है, सीमेंट कारखाना स्टेबलाइज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने कितने औद्योगिक इकाई केंद्र स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने कितने किए हैं, कुल टोटल 26 किए। कितने, 26 किए। 26 जैसे मध्य प्रदेश शासन ने औद्योगिक इकाई, जैसे आपका क्या हो जाएगा कि आप ये बोल सकते हैं पीतमपुर है ना। पीतमपुर कहाँ पर है भैया, धार में है ना। ऐसा ही जो पुरेना है वो कहाँ पर है, पन्ना में। मनेरी कहाँ पर है, मंडला में है ना। इस टाइप से जो है वो क्या किए हैं, औद्योगिक केंद्र किए। वो कितने किए, 26 है ना। पीतमपुर कहाँ पर, इंदौर में। जैसे आपका मंडीदीप को किस में हो जाएगा, मंडीदीप। तो मंडीदीप किस में हो जाएगा आपका, किस में होगा बताया, रायसेन में ना। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ पर होगा, भोपाल में होगा, लेकिन कहाँ पर हो गया, मंडीदीप रायसेन में। और पीतमपुर को लोग को इंदौर समझते हैं, लेकिन पीतमपुर कहाँ हो जाएगा आपका, धार में है ना। इसी टाइप के। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।